दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। 10 बरस में प्रधानमंत्री मोदी कितना बदल गए, इन 10 वर्षों में राहुल गांधी कितना बदल गए। लेकिन भारत के भीतर राजनीति का परीक्षण तो चुनावी जीत हार से होता है। और राजनीतिक तौर पर पहली बार बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए कि हरियाणा की राजनीतिक जमीन अब उनके अनुकूल नहीं रही है। तो ऐसे में खुले तौर पर यह वो स्वीकार करने से अब चूक भी नहीं रहे कि दरअसल बीजेपी की हार के बदले अब कांग्रेस की जीत हो चली है। यानी कांग्रेस की जीत के बाद की परिस्थितियां हरियाणा में क्या हो सकती है, इसे अगर प्रधानमंत्री मोदी बताने लग जाएं तो फिर जान जाइए, राजनीति चुनावी तौर पर भी बीजेपी के जमीन तले खिसक चली है। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के भीतर का बदलाव अगर राहुल गांधी के जरिए समझिए तो पहली बार वह इस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जिस तरीके से मौजूदा राजनीतिक मोदी सत्ता पर चोट कर रहे हैं, यह उनके अपने राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग ही कहानी है। इस अंगड़ाई लेती हुई राजनीति के बीच आज हरियाणा खड़ा है या इस देश के भीतर की मुफलिसी और गरीबी खड़ी है। इस दौर में क्या प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट के साथ इतना हिल मिल गए हैं कि वह 10 बरस पहले जिन बातों का जिक्र लोगों के साथ जुड़कर उनकी बातों को रखकर करते थे, इस दौर में उन्हें सिर्फ विदेशी पूंजी, विदेशी इन्वेस्टमेंट, अमेरिकी रंग, यही सब दिखाई देता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वह राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर के उस पर्दे को अब उठाने से चूक नहीं रहे जहां पर इस देश की हकीकत, मौजूदा राजनीतिक सत्ता की कॉरपोरेट नीति या इस देश के भीतर की उस लूट को सामने रख पाएं जिससे इस देश के भीतर बेरोजगारी फैली है, जिसके जरिए इस देश में टैक्स की वसूली हो रही है। यह बड़ा उलझा हुआ सा सवाल आपको लग सकता है। लेकिन आज 2 रैलियां हुई। एक रैली प्रधानमंत्री मोदी की सोनीपत में, दूसरी रैली राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में। सोनीपत की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी इंतजार कर रही थी कि शायद कुमारी शैलजा प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बीजेपी का दामन थाम ले। लेकिन उससे पहले उन्होंने कह दिया, मेरा शव कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर ही जाएगा। यह मैसेज अपने आप में काफी था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सोनीपत की रैली की पूरी व्यू रचना की गई, उसमें इस बात को ध्यान दिया गया कि किसी भी तरीके से इस रैली में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लगभग 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग उम्मीदवारों को लोगों को लाने के लिए कहा गया और उनकी मौजूदगी मंच पर दिखाई दे, इसकी भी व्यवस्था की गई। और इन सब के बीच सितारे के तौर पर इंतजार इस बात का था कि शायद कुमारी शैलजा जरूर आ जाएंगी। तो पहला राउंड तो हार गए जब कुमारी शैलजा नहीं पहुंची। दूसरी परिस्थिति इस रैली को लेकर इस सवाल के साथ उठी, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए उतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी क्यों नहीं हुई। और इन सब के बीच कांग्रेस को निशाने पर लेते लेते बीजेपी के सांसद पुराने किसान के कानूनों का दोबारा से जिक्र कर गए। इसको लेकर हरियाणा के भीतर जो गुस्सा और आक्रोश किसानों के भीतर आया, उसने भी यह सवाल खड़ा कर दिया कि किसानी में तो तमाम जातियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिस 36 बिरादरी का जिक्र होता है, अगर जातीय समीकरण के आश्रय ना भी सही तो फिर किसानों के आश्रय भी बीजेपी अपनी राजनीति को क्या उसी पटरी पर दौड़ाना चाहती है जिसके तले इस देश के किसानों को कुचला गया और इस देश के कॉरपोरेट के हाथों में किसान की इकोनॉमी भी सौंपने का प्रयास किया गया। और यहीं से यह सवाल शायद बड़ा हो चला कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी आर्थिक नीति क्या है। इस आर्थिक नीति के दायरे में किसानों का कोई महत्व है या नहीं है। इन सवालों का जवाब तो राहुल गांधी अपने तौर पर देते चले गए। लेकिन यहां पर सोनीपत की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने यह मान लिया कि दरअसल कांग्रेस जीत जाएगी।
गलती से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्होंने कहा गलती से अगर कांग्रेस जीत गई तो। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, याद कीजिएगा तो राजस्थान के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, इन जगहों पर वो जिक्र किया करते थे हम जीत रहे हैं, यह मोदी की गारंटी है। और इस दौर में गलती से कांग्रेस जीत गई तो हमें लगता है इसको पहले सुनना चाहिए। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर देखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है। तो बीजेपी के चुनाव के सेनापति या चुनावी चेहरे अगर ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हरियाणा में अगर गलती से कांग्रेस जीत गई तो फिर क्या क्या होगा, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन मौजूदा सच यह है कि प्रधानमंत्री की रैली, दूसरी रैली कुरुक्षेत्र के बाद आज हरियाणा के सोनीपत में थी। व्यू रचना सलीके से होनी चाहिए थी, लेकिन व्यू रचना करने वाले बीजेपी के चाणक्य तो इस दौर में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी का किला ढहढहा कर ना गिर जाए उसे बचाने में लगे हैं, और वो नासिक और कोल्हापुर के बीच आज मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं से वहां मिल रहे हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं हरियाणा के भीतर परिस्थितियां बीजेपी के साथ अब चल नहीं पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि आरएसएस से निकले हुए प्रचारक हैं और प्रचारक कभी भी राजनीतिक तौर पर हार मानता नहीं है, अपने विचारों को लेकर वो अपनी बात को रखने के लिए हमेशा से बेचैन रहता है। और शायद यही वो सवाल है कि जिस रंग में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से लौटे, क्या उसी रंग को वह हरियाणा में परोसना चाहते हैं? हमें लगता है कि आज दो रास्तों को पकड़ लीजिए। एक तरफ सोनीपत की रैली का फ्लॉप होना, शैलजा का नहीं आना, जिन मुद्दों के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में वोट मांगते वह बात निकल कर आ नहीं रही थी, और कांग्रेस की जीत की तरफ अगर उनका ध्यान चला गया तो इसके ठीक समानांतर इस देश की इकोनॉमी का रास्ता किस तरीके से कॉरपोरेट के हाथों में थमा दिया गया है। और इस देश के भीतर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के भीतर है, तो हरियाणा के युवाओं के लिए भी यह संदेश राहुल गांधी अपने तौर पर देना चाहते रहे कि दरअसल इस देश में सब कुछ अगर उस कॉरपोरेट यारों के हाथों में सौंप दिया जाएगा जिन्हें अपना मुनाफा बनाना है और अपने नेटवर्थ को बढ़ाना है, तो फिर आपके हाथ हमेशा खाली रहेंगे, आप बच नहीं सकते हैं। यानी आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और बड़े ही सलीके और सिलसिलेवार तरीके से इस देश में ढहते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस देश के भीतर में डगमगाए हुई एमएसएमई की परिस्थितियां, इस देश के भीतर में नोटबंदी और जीएसटी को लागू करने के तरीकों के आश्रय लोगों पर बढ़ता हुआ बोझ, इन सारी बातों को जिस सलीके से राहुल गांधी ने रखा, वो एक झटके में भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का एक ऐसा उभार था जो शायद आने वाले वक्त में इस देश की मौजूदा पूंजी पर टिकी इकोनॉमी से समानांतर एक सामाजिक परिस्थितियों की इकोनॉमी को खड़ा करने की दिशा में बढ़ेगा, या यह संघर्ष का रास्ता अब चुनावी जीत हार के साथ राज्य दर राज्य बड़ा होता चला जाएगा, यह भी अब समझने की जरूरत आन पड़ी है। राहुल गांधी जिस तर्ज पर कह रहे थे, उन बातों के पीछे उस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का लब्बो लुबाब था, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री कॉरपोरेट प्रेमी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी उन जख्मों को उभार रहे हैं जो इस देश के भीतर अर्थनीति की वजह से लग चुके हैं। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है।
जीएसटी जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश में पॉलिटिकल हथियार के तौर पर है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसके समानांतर एक सोच तो और होनी चाहिए। पहली बार हरियाणा सरीखे राज्य के चुनाव में जम्मू कश्मीर की राजनीति के भीतर भी यह सवाल बड़ा हो चला है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति उनकी अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए, उनके कॉरपोरेट मित्रों को मदद करने के लिए और इस देश के भीतर में कमोवेश हर क्षेत्र में कॉरपोरेट की दखलंदाजी कैसे लोगों को हाशिए पर ढकेल चुकी है, यह परिस्थिति इससे पहले राज्यों के चुनाव में नहीं बनती थी। लोकसभा के चुनाव में यह सवाल उठते थे, लेकिन जब राज्यों के चुनाव में भी ये सवाल बड़े होने लगे हों, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इस देश के भीतर का वोटर अब लोकसभा चुनाव को हटकर नहीं देखता है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के भीतर की उस राजनीति की नब्ज को पकड़ना चाहता है। और शायद यह सहूलियत प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनीति के जरिए राहुल गांधी को थमा भी दी है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले क्षेत्रीय तौर पर अपने छत्रपों को बड़ा करती थी। केंद्र की राजनीति में बीजेपी के नेता अगर सत्ता में रहते थे तो उनकी महत्ता कुछ और होती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राजनीति को इस देश के तमाम राज्यों की जीत हार के साथ, हार नहीं सिर्फ जीत के आसरे खुद की उपलब्धियों को बतलाया, और इस देश में बीजेपी और संघ का एक ही चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के आसरे रहा, तो इस देश में राज्यों की नीति भी क्यों ना हो, वहां की बदहाली भी क्यों ना हो, वहां पर बेरोजगारी और महंगाई भी क्यों ना हो, वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने से चूकेगी नहीं। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब खुले तौर पर राज्यों के चुनाव में भी इस हकीकत को बताने से चूक नहीं रहे हैं कि सवाल इस देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल, ट्रैक, तमाम माध्यमों भर का नहीं है, कम्युनिकेशन पावर इसका नहीं है। हाथों में अगर सेब है तो सेब भी कॉरपोरेट छीनकर क्यों ले जा रहा है, वो चाहे जम्मू का सेब हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे कश्मीर का सेब हो। और इसी परिस्थिति में इस देश के भीतर में तमाम जगहों पर जो मौजूदा वक्त में परेशानियां हैं, उसकी वजह इस देश की वह इकोनॉमी है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए बनाया है और चला रहे हैं। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? यह सवाल आपके जहन में उठ सकता है। अडानी का जिक्र, इस देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र, इस देश की बेरोजगारी का जिक्र, इसके जरिए क्या वोट मिलेगा? दरअसल इस दौर में जो टेक्नोलॉजी का युग है, वह सूचनाओं को इतनी तीव्र गति से लोगों तक पहुंचाता है और अलग अलग माध्यमों के जरिए क्या इस देश के गांव या पंचायत या जिला स्तर की राजनीति वह केंद्र की राजनीति के ठीक समानांतर आकर खड़ी हो जाती है। और अगर राहुल गांधी के तमाम मुद्दों को आप परखना शुरू करें तो आप कह सकते हैं उन्होंने 4 लड़ाइयां इस दौर में लड़ी है। पहली लड़ाई तो उस मिथ को मिटाने में लग गई जहां पर बीजेपी उन पर हमला करती चली गई और उनकी छवि को
पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। उस छवि को बचाने की पहली लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई आप कह सकते हैं इस दौर में आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकल लीडर के तौर पर क्या वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी में नेता की जरूरत है या फिर वोट की राजनीति के आश्रय ही नेता की पहचान होगी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे को पूरे तरीके से स्थापित चुनावी जीत के आश्रय किया। राहुल गांधी ने इससे हटकर उस पॉलिटिकल थ्योरी को पकड़ा जहां पर इस देश में विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाए, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो या सोशल एस्पेक्ट में हो। यह पहली बार राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं होगा। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की वह रियल पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी या आइडियोलॉजिकल थ्योरी है। इन दोनों के बीच के टकराव में वोटर की परिस्थिति हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच अगर रैलियों के जरिए समझें तो इस बात को समझिए कि जो तीसरी परिस्थिति थी वो तीसरी परिस्थिति पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ी है, यानी इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। और जो अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के आश्रय, चाहे अंबानी अडानी हो या इस देश के भीतर में कई दर्जन बड़े बिजनेस हाउसेस हों जिनको लाभ मिलता है, लेकिन इस देश के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। दरअसल यहां पर ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री होकर उस फिलॉसफी को भूल गए जो 2013-14 में वो जनता से सरोकार बनाते थे। अब उनके जहन में कॉरपोरेट है, पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, उसके जरिए इस देश का चकाचौंध है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, भारत को विकसित बनाने की सोच है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो मिथ को तोड़ रहे थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल को क्रिएट कर रहे थे, इस देश के भीतर पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक नए स्ट्रक्चर में ला रहे थे और उसके ठीक समानांतर इस देश के अलग अलग समुदायों के बीच वो लगातार जो संपर्क बना रहे हैं, वो किसान हो सकता है, वो मोची हो सकता है, वो सब्जी बेचने वाला हो सकता है, वह इस देश के भीतर में लोको पायलट भी हो सकता है, ठेला खींचने वाला भी हो सकता है, ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है। और आज भी वो जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे, उनके साथ उनकी परेशानियों को समझ रहे थे। यह मैसेज दरअसल बताता है कि इस देश के भीतर की राजनीति अब चुनावी परिस्थिति में भी उन स्थितियों को नए तरीके से ढालना चाहती है जिसको लेकर इससे पहले तमाम नेता चुनावी जोड़ तोड़ में खामोश रह जाते थे। और शायद यही वो वजह है कि हरियाणा के भीतर सोनीपत की रैली फ्लॉप इसलिए हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पास कहने के लिए भारत के सरोकार से जुड़ी हुई अर्थनीति का कोई हिस्सा नहीं था, उनकी अपनी इकोनॉमी का कोई ढांचा नहीं था। और ये बताने से वो चूके भी नहीं, मैं अमेरिका से लौटा हूं, मैं बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से मिलकर लौटा हूं, सभी खूब इन्वेस्ट करेंगे, हम रहेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे नहीं, दूसरे आ जाएंगे तो नहीं करेंगे। और शायद ये उनकी पॉलिटिकल हार इस वक्तव्य में नजर आने लगी। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। जाहिर है यहां कोई भी यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ सकता है या उसके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि बीते 10 वर्षों से 2014 से न सिर्फ केंद्र में बल्कि हरियाणा में भी तो बीजेपी की ही सरकार रही। इस दौर में कितना इन्वेस्टमेंट आया तो उसका लाभ कितना युवाओं को मिला, कितनी नौकरियां पैदा हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हरियाणा में नेगेटिव स्थिति में क्यों चला गया। जो एक वक्त चकाचौंध में गुड़गांव का इलाका और फरीदाबाद का इलाका रहता था, आज वहां पर दुकानें बंद क्यों है, शटर गिरा हुआ क्यों है, अंधेरा क्यों समाया हुआ है। और इन सब के बीच किसानों और मजदूरों के सवाल, उससे भी हरियाणा लगातार जूझ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा नहीं,
क्योंकि सवाल यह है कि क्या वाकई इस देश के भीतर की राजनीतिक सत्ता पूरे तरीके से उस कॉरपोरेट के हथेली में समा चुकी है जिसकी पूंजी के आश्रय उसे चुनावी जीत मिलती है, और चुनावी जीत राजनीतिक तौर पर तिकड़मों के आश्रय कैसे कैसे राज्यों में सरकारों को तोड़कर किया गया, क्या उस दिशा को ही महत्वपूर्ण अब मौजूदा दिल्ली की सत्ता मानती है और यही उसकी पहचान है? क्योंकि अगर हरियाणा की रैली में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर गलती से कांग्रेस आ गई, उसके बाद वो अमेरिका का जिक्र करते हैं, तो अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या वाकई हरियाणा में अब परिणामों का इंतजार बीजेपी कर रही है? क्योंकि परिणाम अगर 90 सीटों में 45 के इर्द गिर्द 2-3 सीट कम या 2-3-4-5 सीट ज्यादा भी कांग्रेस को मिल जाए तो भी तोड़फोड़ करने की स्थिति से बीजेपी चूकेगी नहीं और उसका ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा अताह है और इस दौर में कॉरपोरेट का सब कुछ बीजेपी के साथ लगा हुआ है। बीते 10 वर्षों में जितनी पूंजी कॉरपोरेट की लगी, क्या वो उसे गंवाने को तैयार होगी? 4-5 बड़े राज्यों में एक हरियाणा भी आता है जहां बड़ी तादाद में कॉरपोरेट की पूंजी लगी है। उस कॉरपोरेट की पूंजी में इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है। राजनीतिक तौर पर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और कॉरपोरेट अगर अपनी पूरी साख या पूरा पैसा इस दौर में मोदी सरकार के पीछे लगाए हुए है, तो क्या वो गंवाने को तैयार होगा? या ऐसे हालात में वह जोड़ तोड़ की परिस्थिति में सब कुछ सारी पोटली खोल देगा? यह एक राजनीतिक मशक्कत है जो जनता के वोटर से नहीं हो पाया, वो कॉरपोरेट के पैसे से क्या अमल में लाया जा सकता है? लेकिन दूसरी तरफ, इसके उलट अगर दूसरी तरफ देखिएगा तो पहली बार यह भी नजर आ रहा है कि एक वक्त कांग्रेस भी आसमान में उड़ा करती थी। उस दौर में बीजेपी स्वदेशी का जिक्र करती थी, विदेशी इन्वेस्टमेंट को गलत मानती थी। इस देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पश्चिमी पूंजी आए। लेकिन इस दौर में सब कुछ पलट गया। अगर मौजूदा बीजेपी सत्ता, आरएसएस की सोच स्वदेशी से निकलकर विदेशी पूंजी के आश्रय चली गई, प्रधानमंत्री मोदी जो संघ के प्रचारक के तौर पर जिनकी ट्रेनिंग हुई, वह धीरे धीरे अपने आप में तब्दीली लाते लाते पूरे तरीके से दुनिया के बड़े कॉरपोरेट के भीतर अपनी सत्ता की ताकत देखने लगे, जनता को भूल गए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी उसी जनता से पूछते हैं कि देखिए, एक तरफ 16 लाख करोड़ की माफी और दूसरी तरफ आपको कोई माफी मिली है? आप जो टैक्स देते हैं, जो पैसा चुकाते हैं, कर्ज नहीं दीजिएगा तो आप जेल में रहिएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस देश की सत्ता आपकी तरफ नहीं देखती है। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? 0। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो। अब इन बातों को सुनकर एक बात तो तय है कि भारत की राजनीति वाकई अंगड़ाई ले रही है। और राजनीतिक अंगड़ाई का मतलब यह है कि इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां
इस देश में राजनीतिक सत्ता के सरोकारों से मैच करती नहीं है, और दूसरी तरफ इस देश के जनता और वोटरों के भीतर भी जो सवाल हैं, वो सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में मौजूदा मोदी सरकार है नहीं। तो ऐसे में जिन समीकरणों के आश्रय राजनीति चलाई जाती है, साधी जाती है, उसमें पूंजी और पैसे का अगर बड़ा योगदान है, तो इस देश के भीतर में जातीय समीकरणों को अपने अनुकूल नेताओं को अपने साथ लाकर साधने की भी एक सोच है। यानी 3 ऐसे सवाल इस दौर में खड़े हो चुके हैं जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों के बाद और महाराष्ट्र के परिणामों को भी अगर उसमें जोड़िएगा तो 3 सवाल शायद देश के सामने सबसे बड़े होंगे। पहली बात तो यह है कि तमाम राजनीतिक दलों के भीतर के पुराने नेता अभी तक जिन सवालों को उठाते थे उसको कोई सुनना दिखाना नहीं चाहता है। अगर आप गोदी मीडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर भी सोचेंगे कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपको दिखाई दे जाए भाषण देते हुए, आप नहीं देखेंगे। वजह बहुत साफ है, लोग सुनना देखना नहीं चाहते उनको, क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी पराकाष्ठा पे इस देश के कॉरपोरेट और दुनिया की पूंजी के आश्रय राज करने की दिशा में बढ़ गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेसियों के भीतर भी जिनमें राज करने वाली प्रवृत्ति थी उनको जमीन पर पटक कर लाकर उस राजनीति का पाठ पढ़ाने में लग गए कि लोगों से आपको जुड़ना होगा। यानी एक बड़ा राजनीतिक बदलाव इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली और फिलोसफिकली भी, और उसके साथ साथ उस विचारधारा के आश्रय भी जिसको इस देश की जनता पसंद कर रही है। तो क्या इस देश के भीतर हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर अब एक राहुल गांधी की खोज होगी जो उन बातों को सलीके से रख सके? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर राज्यों के चुनाव में एक के बाद एक बीजेपी को हार मिलेगी तो क्या बीजेपी के भीतर का सवाल यह बड़ा होने लगेगा कि सवाल बीजेपी के अध्यक्ष कौन होंगे, संजय जोशी को ले आया जाए या फिर आरएसएस के जुड़ के ले आया जाए? इससे काम नहीं चलेगा। अब आरएसएस से भी मुक्त और पुराने बीजेपी के नेताओं से भी मुक्त एक नए चेहरे की तलाश बीजेपी के भीतर भी शुरू होगी, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो उस पुरानी धारा में चले आ रहे थे वो अब चलेंगे नहीं। हर को एक नए इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में चीजों को रखना होगा। तीसरा सवाल, इस देश का वोटर अगर चुनावी जीत हार के बाद उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से दो हाथ करने को तैयार है तो फिर जान जाइए इस देश के भीतर में आने वाले वक्त में सामाजिक संघर्ष उस राजनीति की दिशा तय करेंगे जो राजनीति अभी तक सोचती रही, कहती रही, सुनती रही, बताती रही कि हम ही इस समाज की धारा को जातीय राजनीति के आधार पर तय करेंगे। वो पूरा पिलर उलट जाएगा और सामाजिक संघर्ष तय करने लगेगा राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए। यानी एक सवाल तो साफ है, 36 बिरादरी का जिक्र हरियाणा के भीतर है और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हारते हुए देख चुके हैं। दूसरा सवाल, जम्मू कश्मीर के भीतर उस इकोनॉमिक्स का जिक्र हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं जो इससे पहले सिर्फ कश्मीर के दायरे में अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता और 370 को देखते थे। यह भी एक बदलाव है। और तीसरी परिस्थिति उन नेताओं के लिए खतरे की घंटी है जो ये मानकर चलते रहे कि दरअसल एक चेहरा सामने है और एक चेहरे के आश्रय बेड़ा पार लग जाएगा। तो इस बार शुरुआत 24 के लोकसभा चुनाव की आहट थी, उसके बाद इस देश में आपको आंधियां दिखाई देंगी राज्य दर राज्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।